सबसे पहले हम खबर आपको दें, हुकूमत और तहरीक लब्बैक में मुआहिदा हो गया। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के मुआहिदे को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मुआहिदे की मंजूरी पार्लियामेंट देगी। हुकूमत तहरीक लब्बैक के 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को शेड्यूल से निकालेगी। तो आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक में मुआहिदा तय हो गया है। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के मुआहिदे को पार्लियामेंट में भी पेश किया जाएगा। मुआहिदे की मंजूरी पार्लियामेंट देगी। हुकूमत तहरीक लब्बैक के 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को शेड्यूल से निकालेगी। हुकूमत और तहरीक लब्बैक में मुआहिदा तय पा गया है। वैसे क्या नहीं बताएगा इस मुआहिदे की डिटेल्स? ये मुआहिदे की शिकों को 20 अप्रैल तक पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। मतन के मुताबिक फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं के जो 4th शेड्यूल में डाले गए जो नाम है वो भी निकाल दिए जाएंगे। मुआहिदे के मुताबिक 20 अप्रैल से कबल किसी भी फरीक की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुआहिदा मनसूख किया तस्वुर होगा। वज़ीर इमरान खान जो है इस मुआहिदे का बकाया तौर पर खुद ऐलान भी करेंगे और मुआहिदे पर हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद के दस्तखत मौजूद हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत का तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा तय पा गया है। तहरीक लब्बैक ने 16 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च मौखर कर दिया। हुकूमत के साथ मुआहिदे के तहत डेडलाइन में 20 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई है। टीम इनके साथ TLP के साथ बात कर रही है और हमने ये फैसला किया, मुआहिदा हो गया कि जो इन्होंने अपनी डेट दी थी फरवरी की, ये चलेगी अब 20 अप्रैल के ऊपर और 20 अप्रैल के बाद मुआहिदे के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर ये जो इनकी डिमांड्स हैं वो रख देंगे। हुकूमत और तहरीक लब्बैक का नया मुआहिदा 16 नवंबर 2020 के मुआहिदे की तौसीह है। इस मुआहिदे पर उस वक्त के वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज और पीर नूरुल हक कादरी के दस्तखत सख्त हैं। उस मुआहिदे के मुताबिक हुकूमत फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करेगी और फ्रांस से अपना सफीर वापस बुलाएगी, जिसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट की मंजूरी ली जाएगी। पुराने मुआहिदे में भी मुकदमात खत्म करने पर इत्तेफाक हुआ था, लेकिन हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर मुआहिदे पर अमल दरामद न कर सकी, जिस पर तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान भी किया था। हुकूमत और तहरीक लब्बैक का नया मुआहिदा 16 नवंबर 2020 के मुआहिदे की तौसीह है। इस मुआहिदे पर उस वक्त के वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज और पीर नूरुल हक कादरी के दस्तखत सख्त हैं। इस मुआहिदे के मुताबिक हुकूमत फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करेगी और फ्रांस से अपना सफीर वापस बुलाएगी, जिसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट की मंजूरी ली जाएगी। पुराने मुआहिदे में भी मुकदमात खत्म करने पर इत्तेफाक हुआ था। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक बाबर मिसाइल 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मिसाइल जमीन और समंदर में हदफ को निशाना भी बना सकता है। एक और कामयाबी पाकिस्तान ने अपने नाम की। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक बाबर मिसाइल 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मिसाइल जमीन और समंदर में हदफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक बाबर मिसाइल 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है और मिसाइल जमीन और समंदर में अपने हदफ को निशाना भी बना सकता है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान शेलिंग की जद में आने वाला पुलिस एहलकार इश्तियाक अहमद जाम बहक हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा ये मुलाजमीन पर शेलिंग हुई है और इस शेलिंग की वजह से एक जो सिपाही है वो जाम बहक भी हो गया, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मेरी तरफ से कांस्टेबल इश्तियाक साहब के खानदान को इजहार ताज़ियत, दिली ताज़ियत और हमदर्दी का मैं इजहार करना चाहती हूँ। खुदा उनको गरीक रहमत करे और जन्नत में जगह दे। ये तो एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर कोई भी किसी की भी हलाकत की खबर सुने और वो भी एक इस तरह के हादसे में, तो वो तो करना बहुत लाजमी होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है कि इस एक वाक़े को, इस नाहक मौत को, उनके इस तरह चले जाना एक पुलिस कांस्टेबल का, बहुत सारे सवालिया निशान हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और हुकूमत को, अगर मैं पुलिस में भर्ती होती तो मैं
सवाल उठा रही होती अपनी हुकूमत से, और ये पुलिस के सीनियर लोगों का, सीनियर अफसरान का काम है कि वो अपनी हुकूमत से, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद से, इंटीरियर सेक्रेटरी से, वजीर आजम से, पूरी काबीना से ये सवाल उठाएं कि आप हमें इतने गलत और गैर कानूनी ये इस तरह के हुक्म क्यों देते हैं। इस तरह का हुक्म हमें दिया जाएगा कि एक्सपायर्ड शेल्फ जिसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, जिसकी मुद्दत, एक्सपायर्ड शेल्फ उन्होंने मारने को कहा गया उनको, जो 2016 की तारीख लिखी हुई है। दूसरा, डायरेक्ट मारने को क्यों ये हुक्म दिया गया। इस तरह के शेल्फ अव्वल तो नए होने चाहिए, बहुत माइल्ड होने चाहिए, बहुत कम उसकी मिकदार शेल की कम होनी चाहिए, उसको हवा में फायर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताहिर अब्दुल्ला साहब, जैसे कि आपको भी पता है और आपने भी बात भी की कि एक्सपायर शेल जो थे उनकी शेलिंग की गई और सरकारी मुलाजमीन थे और ये पुलिस एहलकार जिस एक्सपायर शेल की वजह से ही जान बहक हुआ है। छोटे छोटे बच्चे थे इनके, वो तो लावारिस हो गए। अगर ये ड्यूटी ना निभाते तो हुकूमत की जानिब से इनको कुछ कहा जाता? जी मैं आपको बताती हूँ, ये आपने बहुत आखिरी सवाल जो किया है, आपको मैं बहुत खिराज तहसीन और शाबाश कहना चाहती हूँ। ये आपने बहुत उम्दा और बहुत ही एक अहम सवाल उठाया है कि अगर ये लोग इनकार करते अपनी ड्यूटी करने से। हुक्म, देखिए ड्यूटी का लफ्ज कुछ और, ड्यूटी का मतलब होता है फराइज, और हुक्म की बजावरी कोई और चीज होती है। आपको मालूम है कि जंग अजीम दोयम के बाद और उसके बाद वियतनाम की जंग के बाद और बहुत सारी जंगों, आलमी जंगों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा मुआहदे बनाए हैं, बाकायदा ट्रीटीज बनाई हैं इस इश्यू के ऊपर कि क्या जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग, एक ट्रायल एट न्यूरेमबर्ग बहुत मशहूर तरीन दुनिया का ट्रायल गुजरा है, उसकी जजमेंट उठा के पढ़िए। उसमें लिखा है कि अगर आपके सीनियर्स आपको ऐसे हुक्म देते हैं जो कि इंसानियत के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के चार्टर के खिलाफ है, आपको ना इनकार करने की आपको इजाजत है। ना सिर्फ ये कि आपको इनकार करने की इजाजत है, बल्कि आपके फराइज, बुनियादी फराइज में शामिल है कि आप इनकार करें वो काम। आप हथियार रखते नीचे, अपनी वो गन जिससे टीयर गैस, आंसू गैस का शेल फायर होना था, उसको नीचे रखें और कहें कि जी मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ना कानून इजाजत देता है, ना आइन, ना इंसानियत और ना अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मुझे इजाजत नहीं देता। आपका ये सवाल सर आंखों पे। ठीक है ताहिर अब्दुल्ला साहब, अगर इस पुलिस एहलकार की बात करें तो ये दिल का मरीज थे और इस बीमारी के साथ, दिल के रोग के साथ वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। मेरा सवाल आपसे यही है कि पूछेगा कौन? आपने एक माहिदे की बात तो कर ली कि ना तो ये कानून में है ना ही ये आइन में है, लेकिन यहाँ पे कानून और आइन की पासदारी कौन करता है हमारे सामने ही है। कौन पूछेगा इनको? आज आप बहुत ही उम्दा सवाल पूछ रही हैं। मैं समझती हूँ कि आप हैट्रिक पर आ गई हैं। अब आपका तीसरा उम्दा सवाल इससे भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, कौन पूछेगा? अगर जूनियर लोग जो मातहत हैं और उनको नौकरी का डर है कि मैं दिल का मरीज हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे ज़ईफ वालिदैन है, उनकी भी मैं निगरानी करता हूँ, उनके लिए भी कमा के किफालत करता हूँ, तो फिर मेरे लिए इस तरह के सवाल उठाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मुझे चाहिए कि मैं अपने सीनियर्स के पास जाऊं। अगर मैं कांस्टेबल हूं तो ऊपर बहुत सारे 5, 6, 10 लेयर्स होती हैं जब तक आप आईजी के पास पहुंचते हैं। आपके पास एसटी होता है, एसएसटी होता है, डीआईजी होता है, डीआईजी होता है, आईजी होता है, क्या कुछ नहीं लेयर्स होती, सीसीपीओ होते हैं, डीपीओ होते हैं, हर तरह के आजकल तो पुलिस के कार्डर्स बन चुके हैं। आप अपने से ऊपर सीनियर के पास जाएं और कहें कि सर, नंबर 1 ये हमें डायरेक्ट फायर को कह रहे हैं, नंबर 2 ये एक्सपायर्ड शेल्स हैं, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, नंबर 3 मैं दिल का मरीज हूँ, नंबर 4 ये मेरे अपने जाती, ये लोग जो हैं ये हमारे भाई बहनें आई हुई हैं पूरे पाकिस्तान से, ये भी सरकारी मुलाजिम है और मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ। सर आप खुद बताएं कि ये मैं काम कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं नहीं करने को तैयार। ठीक है, समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में मुआहिदा तय पा गया, मगर मुलाजमीन का एहतजाज अब भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जारी है। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद है। बाबर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पे? देखिए, नेशनल प्रेस क्लब के सामने इस वक्त मुल्क भर से आए सरकारी मुलाजमीन की कसीर तादाद जो है वो मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन की ये तादाद है, कैमरामैन नवीद शेख आपको दिखाएंगे कि ये मेरे कुर्ब जवार में जो है वो मुख्तलिफ फैली हुई है, टोलियों की सूरत में ये हैं। और गाहे बगाहे जब यहाँ पर कोई दीगर जो कायदीन आते हैं, खिताब करते हैं, तो ये तादाद जो है ये मुनज़्ज़म हो जाती है और उसके बाद दाएँ बाएँ में फैले हुए मुलाजमीन भी इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा जो है वो इज्तिमा बन जाता है। ये जो नेशनल प्रेस क्लब के सामने इज्तिमा है सरकारी मुलाजमीन का, इसमें वो मुलाजमीन भी मौजूद हैं जो कि पाक सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं और वफाकी वजारतों, महकमों, डिवीज़नों के मुलाजमीन हैं। इसके अलावा जो मुलाजमीन चारों सूबों से आए थे और चारों सूबों से आने के बाद डी चौक में थे, वो मुलाजमीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब तमाम मुलाजमीन की आखिरी मंजिल जो है वो ये नेशनल प्रेस क्लब ही है। सरकारी मुलाजमीन का जो बुनियादी तौर पर इंतज़ार इस वक्त हो रहा है वो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के साथ जो सरकारी मुलाजमीन का मुआहिदा हुआ है तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, वो मुआहिदा जो तैयार हुआ है वो इन तक पहुँचेगा। इनकी क़यादत लेकर आ रही है, वो क़यादत यहाँ पर आएगी। चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जो है रहमान बाजवा, वो आकर यहाँ पर उस नोटिफिकेशन के जो मंदरजात हैं उसके हवाले से वो नोटिफिकेशन दिखाएंगे, वो मुआहिदा दिखाएंगे और सरकारी मुलाजमीन को एतमाद मिलेंगे। ये तमाम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो मुआहिदे के मंदरजात हम तक पहुँचे हैं उनके मुताबिक तब्दीली ये हुई है कि पहले हुकूमत जो है वो इनको 20 से 25% जो इजाफा कर रही थी वो ग्रेड 1 से 16 का था, जबकि अब ये ग्रेड 1 से 19 तक कर दिया गया है और इससे ऊपर के जो अफसरान हैं उनको इजाफा नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात यह है कि इस मुआहिदे में ये भी तय पाया है कि ये फौरी तौर पर जो है वो नाफिजुल अमल होगा और इस हवाले से फौरी तौर पर जो बजट है वो दे दिया जाएगा और ये बुनियादी तनख्वाह पर ये इजाफा किया जाएगा जो बुनियादी तनख्वाह है ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन की। इसके अलावा जो इजाफा किया जा रहा है वो ये इडहाक है, जो बजट आ रहा है जून में उसमें ये रिवाइज़ किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के सामने जब आकर ये मुआहिदा इनके जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के, वो पेश करेंगे। उसके बाद इनका रद्द अमल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सरदस्त जो है ये मुतमईन दिखाई देते हैं इस तमाम जो हुकूमत के साथ मुआहिदा हो रहा है उस हवाले से। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो इनके लिए एक मुश्किल दिन था जिसमें इनको पुलिस की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का, आंसू गैस की शेलिंग का, जगह जगह जो है वो खतरे का मेज़ रवैये का सामना करना पड़ा था, उस वजह से मुलाजमीन में गम और गुस्सा अभी तक बरकरार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इलेक्शन के लिए मेंबरान सूबाई असम्बली के पैसे लेने वाली वीडियो का मामला वजीर आजम इमरान खान तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में फवाद चौधरी, शेरी मजारी और शहजाद अकबर शामिल हैं, जबकि कमेटी वीडियो की तहकीकात करके मामला इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को भेजेगी। मामला नैब, एंटी करप्शन को भी भेजा जा सकता है। कमेटी तहकीकात करके वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये मामला है सेनेट इलेक्शन के लिए मेंबरान सूबाई असम्बली के पैसे लेने की वीडियो का। वजीर आजम इमरान खान ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में फवाद चौधरी, शेरी मजारी और शहजाद अकबर शामिल हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के लिए सदारती रेफरेंस। मुस्लिम लीग नून ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अमानत गिशकोरी बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक सेनेट इंतखाबात कराने का हुक्म दे। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ ने जो सदारती रेफरेंस दायर किया है वो सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है और ये बात वाज़ेह है कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होते हैं और आर्टिकल 226 वाज़ेह है जिसके मुताबिक सेनेट के इंतखाबात कराए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये दरखास्त जो है बैरिस्टर ज़फरुल्लाह के तवस्सुस से दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि रेफरेंस के खिलाफ फैसला दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सेनेट इंतखाबात में पीटीएम के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करना होगा। दोनों रहनुमाओं का ये टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इत्तफाक किया गया है। उस्मान खान बताएगा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है।
जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान सेनेट इंतखाबात को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुत्तफ़िका तौर पर भरपूर तरीके से लड़ने का जो है वो अज़म किया है और जो पीडीएम के उम्मीदवारान होंगे उनको कामयाब करने के लिए जद्दोजहद का फैसला किया है। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है उस लॉन्ग मार्च के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया कि आया वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँच कर जो है लॉन्ग मार्च की हद तक रहेगा या फिर उसको धरना बना दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ दोनों रहनुमाओं ने जो गुज़िश्ता रोज़ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद हुआ, शेलिंग हुई और उनके कायदीन की गिरफ्तारियां हुई, उस पर दोनों रहनुमाओं ने इजहार तशवीश किया। साथ ही साथ दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया और जो हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है हुकूमत, जिसके जरिए सेनेट के जो इंतखाबात होंगे वो ओपन बैलेट से होंगे, उसको दोनों रहनुमाओं ने मुस्तरद करते हुए मुश्तरका तौर पर उसके खिलाफ जद्दोजहद का भी फैसला किया है। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की जानिब से मदारस के नए बोर्ड मंजूर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत अपने फैसले को वापस ले, नहीं तो मुल्क भर के मदारस के तलबा सड़कों पर निकल आएंगे, ऐसा कहना है मौलाना फजल रहमान का। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की जानिब से मदारस के नए बोर्ड मंजूर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत अपने फैसले को वापस ले, नहीं तो मुल्क भर के मदारस के तलबा सड़कों पर निकल आएंगे। कोरिया के सफीर की सदर लीग चौधरी शुजात हुसैन और कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन और कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही की यह मुलाकात। कोरियन सफीर ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी परवेज इलाही ने कोरियन सफीर को पंजाब असम्बली के कारकर्दगी से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी तिजारत को फरोग देने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे, अली अकबर हमारे साथ होंगे। अली, बताएगा इस मुलाकात का हवाल। ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात और कायम मकाम स्पीकर कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज से मुलाकात की। मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली तालिब हुसैन मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफिर हुसैन मनसा अशरफ और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर का तबादला ख्याल किया गया, जबकि कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कोरियन सफीर को पंजाब असम्बली की कारकर्दगी से भी हटाया गया। बहुत शुक्रिया अली पर आपका। यह वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बराह रास्त लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करने की बजाय इस्लामी तहजीब को, मशरक़ी तहजीब को, पाकिस्तानी तहजीब को आम करने की कोशिश करे। हम चाहते हैं कि औरत को हक मिले उनकी वरासत में जो अल्लाह ने दिया है। औरत को वसीयत का हक मिले, औरत को हक निकाह का हक मिले और उनकी सिक्योरिटी हो। हम ये भी चाहते हैं कि तालीम के बग़ैर कोई औरत तरक्की नहीं करती और ये अल्लाह का हुक्म है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है। लेकिन मौजूदा सोसाइटी और माशरे में औरतों के लिए तालीम के दरवाज़े बंद किए गए हैं। एक तो तालीम के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट मखलूत निज़ाम तालीम है। मखलूत निज़ाम तालीम की वजह से हमारे करोड़ों बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं जा सकती है। हम चाहते हैं कि उनके लिए प्राइमरी से लेकर कॉलेज की सतह तक उनके लिए अलहदा तालीमी इदारे कायम हो। इस तरह हमारे मुल्क में जो रसूम मौजूद है इस वक्त, जो शर्मनाक है, अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है, वो बच्चों के हवाले से वनी का एक कल्चर है, कुरान के साथ शादी का कल्चर है और ख़ास कर पंजाब में जहेज़ का जो लानत मौजूद है, जिनकी वजह से बच्चों के काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं इसलिए कि वो जहेज़ देने की सलाहियत नहीं रखते हैं, उनके वालिदैन गरीब होते हैं। इन तमाम रसूम पर हम पाबंदी चाहते हैं। उसके लिए कानून साजी चाहिए और जहाँ कानून साज वहाँ अमल दरामद इस पर नहीं होता है। इस तरह स्वरा एक कल्चर है, इसके ख़िलाफ़ जब MMA की हुकूमत थी हमने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इसके ख़िलाफ़ कानून साजी भी की थी। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इसके लिए कानून साजी हो। इस तरह आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में
घरेलवी तशद्दुद है। और मैं उस मर्द को बुज़दिल समझता हूँ जो अपनी औरत पर तशद्दुद करता है, जो बहनों पर तशद्दुद करता है, जो अपनी बेटियों पर तशद्दुद करता है। ये मर्दानगी नहीं है। सिराजुल्लाह की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या सदारती रेफरेंस अदालती फैसले के बाद भी आ सकता है। अदालती फैसले की मौजूदगी में रेफरेंस की क्या जरूरत थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की इलेक्शन उसके मुताबिक होगा। खदशा था कहीं ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात कलअदम ना हो जाएं। तो आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जमा कराने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या सदारती रेफरेंस अदालती फैसले के बाद भी आ सकता है। अदालती फैसले की मौजूदगी में रेफरेंस की क्या जरूरत थी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की इलेक्शन उसके मुताबिक होगा। खदशा ये था कि ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात कहीं कलअदम ना हो जाए। अदालती कार्रवाई सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स का केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम के जवाब को मुदल्लिल करार दिया। अमानत गशकोरी हमारे साथ है। अमानत बताएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जारी करने के खिलाफ नोटिस निपटा दिया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खजाना के जरिए जो जवाब जमा कराया है वो मुदल्लिल जवाब है और उसमें हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत ने किसी रुकन असम्बली को तरक्याती फंड जारी नहीं किए हैं। जबकि जस्टिस सादिक फायद ईसा की जानिब से ये रिमार्क दिए गए हैं कि उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ जिसमें बताया गया है कि NA 65 में तरक्याती फंड जारी हुए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस बात की तहकीक करवाएंगे कि किसी रुकन को जो तरक्याती फंड है वो जारी क्यों किए गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है, अगर कोई हुकूमत से मुतालिक बात हो तो उसमें वजीर आजम जाती तौर पर जवाबदेह नहीं होते। जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई है, ये सेक्रेटरीज का काम होता है, सेक्रेटरीज हुकूमतें चलाते हैं। जिस पर जैसे काजी फाजिसा ने कहा कि अगर इस तरह का मामला था तो अटॉर्नी जनरल कल ही बता देते। कल गुज़िश्ता रोज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने क्यों कहा था कि वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाएगी। जिसके बाद अदालत ने अब ये मामला जो था इसको निपटा दिया है। जस्टिस काजी फाजिसा ने एक अखबार की खबर पर यह नोटिस किया था। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। कराची के हल्का BS 88 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हल्के में सियासी पार्टियों ने पोस्टर्स की भरमार कर दी। हल्के में वोटर्स कितने हैं और उनके मसाइल क्या हैं, ये बताएंगे हसन अब्बास। जी हसन। देखिए, PS 88 कराची से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियां हमें उरूज पे दिखाई दे रही है। गली मोहल्लों के अंदर परचम लग चुके हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ पर PTI, पीपल्स पार्टी, MQM तमाम तरह के बैनर, पोस्टर्स और पार्टी परचम जो हैं वो लगा दिए गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इलाके के मसाइल के हवाले से तो यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, टूटी सड़कें हैं, गैस की शॉर्टेज है, लोड शेडिंग के मसाइल हैं। अगर हम पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बात करें तो 108 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और अगर वोटर्स के हवाले से हम बात करें तो तकरीबन 1,45,627 कुल वोटर्स की तादाद है। और अगर हम मर्द वोटर्स की तादाद के हवाले से बात करें तो 81,425 मर्द वोटर्स हैं। और फीमेल वोटर्स की अगर हम बात करें तो 64,202 खवातीन वोटर्स की यहाँ पर तादाद है। 16 फरवरी को जो है वो बाकायदा तौर पर पोलिंग का यहाँ पर आगाज होगा। कैंपेन्स जो है वो यहाँ पर जारी हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, PTI की जानिब से भी, MQM की जानिब से, TLP की जानिब से। अब देखना ये है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो 16 फरवरी को यहाँ से। शुक्रिया आपका। कराची के हल्के 88 के इलाके खोखरापार में सरकारी हॉस्पिटल इंतजामी अदम तवज्जुही के बायस खंडर बन गया है। इस हवाले से बताएंगे किफायत अली शाह। जी किफायत।
मैं इस वक्त मौजूद हूं खोखरा पार यूसी 12 के इलाके में, और ये वही जगह है जहां पर जो है वो PS 88 के इंतखाबात जहां पर होने हैं। लेकिन यहां पर सेहत की सहूलियात के हवाले से अगर हम आपको बताएं, यहां पर ये सरकारी डिस्पेंसरी है जहां पर मैं खड़ा हूं, लेकिन ये डिस्पेंसरी जो है वो एक वक्त था कि इसको बाकायदा हॉस्पिटल बनाया गया था, मैटरनिटी, लेकिन वहां पर जो है वो सहूलियात जो है वो फराम नहीं की गई। इक्विपमेंट ले लिया गया था, अब ये इक्विपमेंट जो है वो पड़े पड़े जो है वो जाया हो गया। और यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो हेल्थ की सहूलियात के लिए जब प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, या फिर जिना अस्पताल जो कि यहाँ पे काफी दूर है वहां पे उनको जाना पड़ता है। मैटरनिटी होम है जो बनाया गया था, लेकिन अब जो है वो इसको डिस्पेंसरी का नाम तो जरूर दिया गया है, लेकिन डिस्पेंसरी भी यहाँ पर जो है वो नहीं चल पाती है। और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें हमारे इलाके में ही हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। उनका कहना है इससे पहले भी बहुत दफा इंतखाबात हुए हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं, जो सिलेक्ट होकर आते हैं नुमाइंदे, वो तवज्जो नहीं देते। इस दफा भी अपने नुमाइंदों से वो यही शिकवा कर रहे हैं कि अगर वो जो भी पार्टी इसमें जीतती है इस तरह की फैसिलिटीज को जो है वो फाल करे। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान से PTI के रुकन सूबाई असेंबली जावेद अख्तर अंसारी को भी वोट फरोख्त करने की ऑफर हो गई। कहते हैं 5 करोड़ की आवाज दी गई है, एजेंट पैसे लेकर घर भी आया है। इसी पर बात करेंगे, जुनैद अनवर हमारे साथ है। तो जुनैद अनवर, अंदर की बातें अभी बाहर निकलना शुरू हो गई? जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन के अंदर खरीदो फरोख्त की जो वीडियो है वो मंजर आम पर आ गई है। मुल्तान से मेंबर सूबाई असेंबली जावेद अख्तर अंसारी को भी इलेक्शन के अंदर जो ऑफर हुई थी, उस वक्त जावेद अख्तर अंसारी तहरीक इंसाफ का हिस्सा उस वक्त भी थे और आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। बात करेंगे जावेद साहब, क्या समझते हैं कि अभी जो वीडियो मंजर आम पर आई हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? यही कहूँगा कि हम इमरान खान साहब के विज़न के साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। ये ऑफरें इससे पहले भी इन लोगों ने हमें कराई हैं, हमने ठुकरा दिया। हमें कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो इमरान खान का विज़न है हम उसके साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। ना बिके हैं ना झुके हैं, नहीं इंशाअल्लाह। कितने की ऑफर हुई थी साहब का सेनेट इलेक्शन? साहब का मैं 5 की तक तो बिल्कुल कराती। अगले ने ऑफर किया कि हम आपके बात MNA की टिकट की भी कोई? अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जब इलेक्शन आए हैं 18 के, तो MNA की भी ऑफर थी उनकी। अच्छा, इसके आपने रिफ्यूज कैसे किया? कौन लोग आए थे आपके पास 5 करोड़ लेकर? बस आपको पता इन लोगों के एजेंट होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको आना नहीं चाहिए। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में PTI से एक और ग्रुप नाराज। सरदार खुर्रम लगारी ने साथियों समेत पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। PTI की पंजाब असेंबली में पोजीशन खराब करने पर वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला उस्मान बुज़दार को बुला लिया है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी कज़ाफी जी, सेनेट इंतखाबात से पहले पंजाब हुकूमत को पंजाब असेंबली के अंदर चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं। हम ख्याल ग्रुप के बाद एक और ग्रुप सरदार खुर्रम लगारी की सूरत में सामने आया है और वजीर आज़म ने इस सूरत हाल के ऊपर वजीर आला पंजाब को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। सरदार खुर्रम लगारी ने इस बात का दावा किया है कि उनके साथ 4 और अरकान हैं जो PTI को छोड़ देंगे और खुर्रम लगारी के साथ वजीर आज़म हाउस ने भी राब्ता कर लिया है। कोशिश की जा रही है कि ये मामला किसी तरीके से हल हो। अब वजीर आला पंजाब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, वहां से क्या टास्क मिलता है और ये मामला कैसे निपटाया जाएगा, आज चंद घंटों के अंदर ही ये मामला हल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। साल से चल रहा था लोगों की ट्रीटमेंट के हवाले से, अब हम उसको और आगे ले जाते हुए लोगों को रोजगार फराहम भी करना शुरू कर दिया ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, जो लोग इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी मेहनत के साथ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि आपके हर अच्छे काम में, जिस तरह माजी में सिंध हुकूमत मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत आपके साथ खड़ी रही है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आपके हर अच्छे काम में हम आपके साथ खड़े होंगे ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत की जा सके और उनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मीर साहब ये बताएं कि ये तो खैर का काम है, लेकिन आप क्योंकि सिंध हुकूमत के तर्जमान भी हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से आप पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि आप गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि अगर खुफिया बैलेट पेपर के ज़रिए वोटिंग हुई तो फिर अपोजिशन वाले रोएंगे। पहले उस बात का जवाब दे, फिर रोने का जवाब दीजिए। देखिए, रो कौन रहा है ये सबको पता है, और मैं समझता हूँ पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान की गरीब आवाम रो रही है। जो इस्तेहसाल इमरान खान साहब की हुकूमत ने
पिछले 2.5 सालों में पाकिस्तान के एक आम आदमी के ऊपर बर्पा किया है, वो सबके सामने है। उसके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए वो कम होगी। इल्ज़ामात लगाना इमरान खान साहब का काम है। मैं PTI को पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम कहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये हर रोज़ ये साबित करते हैं कि इनकी दिलचस्पी काम करने में नहीं है, इल्ज़ामात लगाने में। ये अपनी काबीना में बैठ के अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं करते कि क्या उन्होंने लोगों को 1 करोड़ नौकरियां दे दी, नहीं दी। 50 लाख घर दे दिए, नहीं दिए। गरीब लोगों का हाथ थामा, नहीं थामा। लोग जो बीमार हैं उनकी अद्वियात को उन्होंने महंगा कर दिया, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, सिर्फ ये बात करते हैं दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की। अब मैं सवाल ये उठाना चाहूँगा कि क्या इमरान खान साहब के अपने वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम साहब ने बयान नहीं दिया था कि वो लाखों टन गंदम पंजाब में कहाँ चली गई, हमें नहीं पता? तो क्या पंजाब के अंदर बोजदार साहब की हुकूमत है या मुराद अली शाह साहब की हुकूमत है? पंजाब में जो गंदम चोरी हुई है, जिसकी निशानदेही PTI के वज़ीर कर रहे हैं, क्या वो चार्जशीट PTI की पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं या सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं? मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है, इनकी नाअहली की वजह से पंजाब की गंदम गायब हुई। इनकी नाअहली की वजह से गंदम का शॉर्टफॉल पाकिस्तान में हुआ, जिसकी वजह से गंदम का बहरान क्रिएट हुआ और एक आम आदमी को रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। बजाय इसके ये अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, बजाय इसके ये अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, बजाय इसके ये अपने मुर्तज़ा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने मुलाहिज़ा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।